हेलो दोस्तों, आज हम माई क्रूल लव का 15वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। विराट गुस्से में अपने हाथ को सनम की तरफ आगे बढ़ाता है। सनम अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है। तभी अचानक मैनेजर वहां पर आकर बोला, सर। सब लोग मैनेजर की तरफ देखते हैं तो मैनेजर ने कहा, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपका बेटा एक बिल्ली के बच्चे के पीछे वहां तक पहुंच गया और फिर उसे कमरे में फंस गया था। ये मैडम तो बाद में आई है। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। मैंने अभी अभी चेक किया है। ये सुनने के बाद विराट सनम की तरफ देखता है जो आंखें बंद करके घबराई हुई से खड़ी हुई थी। अपने हाथ को मुट्ठी में कस के उसे वापस पीछे ले लेता है। फिर वह सुभद्रा से कहता है, चलिए मोम, घर चलने का वक्त हो गया है। खुशी वहां पर खड़ी हुई हैरानी से अब भी सनम की तरफ देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये जो कोई भी है बिल्कुल उसकी मम्मा की तरह दिखती है। इसे देखकर उसे अपनी मम्मा की यानी कि माया की याद आ गई और उसकी आंखें भर आई। उसके बाद विराट अपनी फैमिली को लेकर वहां से घर के लिए निकल जाता है। उनके चले जाने के बाद सबको राहत की सांस आती है। एक बड़े से बंगले में इलियाना अपने हाथ में चमड़े की बेल्ट लेकर सनम को जानवरों की तरह मार रही थी, पीट रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह गुस्से में उबल रही थी। सनम जमीन पर पड़ी रो रही थी, तड़प रही थी, भीख मांग रही थी, लेकिन इलियाना को उन पर कोई तरस नहीं आ रहा था। वहीं पर मानिक हाथों को छाती पर क्रॉस करके खड़ा था और इलियाना को सनम को मारते हुए देखकर जैसे एंजॉय कर रहा था। सनम की हालत देखकर मानिक ने सोचा, बेचारी। इलियाना के मम्मी पापा भी वहां पर खड़े हुए थे। इलियाना की मॉम सोफे पर बैठ जाती है और पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर आराम से उस गूंगी गवार को यानी कि सनम को मार खाते हुए देखती है। उसके पापा को भी जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये तो रोज का काम हो गया था। कल्याणी आंटी भागते हुए वहां पर आती है और इलियाना के सामने हाथ जोड़कर रहती है। इलियाना बेबी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत मारो बेचारी को, यह मर जाएगी। इलियाना गुस्से में चीखती हुई कल्याणी से बोली, यह इसी लायक है, इसे मर ही जाना चाहिए। पता है इसने आज किसी का बच्चा चुराने की कोशिश की है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर कल्याणी हैरान हो जाती है। सनम रो रही थी मगर उसके आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। न ही उसका दर्द। उसकी चमड़ी उधड़ गई थी, कपड़े फट गए थे, शरीर पर लाल निशान हो गए थे। वह पूरी कांप रही थी, फर्श पर पड़ी थी, मगर सब सिर्फ उसकी हालत का मजा ले रहे थे और कुछ नहीं। कल्याणी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। सनम किसी का बच्चा नहीं चुरा सकती। वह ऐसा क्यों करेगी? उद्धरण चिन्ह। इलियाना ने यह नहीं बताया कि उसके मारने की वजह ये नहीं कि सनम ने किसी का बच्चा चुराया है, बल्कि यह है कि इस हरामखोर ने उस बूढ़े आदमी के साथ रात नहीं बिताई, ऊपर से उस पर हमला किया जिस वजह से इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। इलियाना इतना गुस्सा थी कि अपना सारा गुस्सा सनम पर निकाल देना चाहती थी। तभी अचानक इलियाना के पापा ने कहा, अच्छा अब बस भी करो, बहुत हो गया, इतना काफी है। अगर मर वर गई तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। इलियाना जब उसे जी भर के मार लेती है तो उसे बेल्ट को जमीन पर ही फेंक देती है। कल्याणी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने सनम को अपने गले से लगा लिया था। सनम उसकी बाहों में कांप रही थी, रो रही थी। इलियाना सनम को वार्निंग देते हुए बोली, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
ये बोलकर वह चली गई। उसकी हालत देखकर बेला ने भी अपनी आंखें रोल की और उठकर अपने कमरे में चली गई। इलियाना का पापा भी वहां से चला गया और फिर बाद में माने का भी इलियाना के कमरे में ही चला गया। कल्याणी आंटी जैसे तैसे करके उसे उठाकर अपने कमरे में लेकर आती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था मगर बेचारी कुछ बोल भी नहीं सकती थी। सनम की ऐसी हालत देखकर तो कल्याणी को उस पर बहुत ही ज्यादा तरस आने लगा था। जब तक बड़े मालिक का यानी इलियाना के दादा जिंदा थे तब तक सब ठीक था, मगर उनके मरने के बाद तो इन लोगों ने सनम की हालत को बद से भी बदतर बना दिया। कल्याणी दवाई लेकर आती है और बर्फ के थोड़े टुकड़े भी उसके बाद वह सनम से कहती है, मैं तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगा देती हूँ, तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। सनम चुपचाप बैठी हुई थी और कल्याणी उसके जख्मों पर दवाई लगाने लगती है। सनम के शरीर पर ऐसे ना जाने कितने जख्म थे जिन्हें देखकर कल्याणी का कलेजा छिल रहा था। अपने मन ही मन में बोली, है भगवान और कितनी परीक्षा लोगे इस बेचारी की, इसे यहाँ से क्यों नहीं निकाल देते जानवरों के बीच से। क्या कोई रास्ता नहीं है कि बेचारी एक सुकून की जिंदगी जी सके। किसी का गलत नहीं करती, सबका अच्छा ही करती है, फिर भी इसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। हे भगवान कुछ कीजिए इससे पहले कि यह लोग इसकी जान ले कुछ कीजिए। विराट अपने कमरे में था। अकाया को डॉक्टर चेक कर रहा था तो बिस्तर पर लेटा हुआ था। विराट उसे देख रहा था और थोड़ी टेंशन में भी लग रहा था। सुभद्रा और खुशी वहां पर खड़ी हुई अकाया को देख रही थी। अचानक उसके बेहोश होने का राज उन्हें समझ में ही नहीं आया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद विराट से कहा, शायद थोड़ा डरने की वजह से सदमा लग गया और बेहोश हो गया। चिंता मत कीजिए, सुबह तो होश आ जाएगा, इसे कोई घबराने की बात नहीं है। विराट का गहरी सांस लेकर हल्का सा सर हिलाकर बोला, थैंक यू डॉक्टर। उसके बाद डॉक्टर वहां से चला गया। सुभद्रा और खुशी की तरफ देखते हुए विराट ने कहा, रात बहुत हो गई है, आप लोग जाकर सो जाए, अकाया आज मेरे ही कमरे में सोएगा। सुभद्रा ने विराट से कहा, विराट, जो वो लड़की वहां पर। विराट ने तुरंत ही बीच में बात को काटते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हो, मगर उसकी सिर्फ शक्ल माया जैसी है, वो मेरी माया नहीं है। अब आप लोग जाकर सो जाए। इसके आगे सुभद्रा और खुशी कुछ नहीं बोल पाते, वहां से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद विराट कुछ देर तक खड़ा रहता और फिर अकाया के पास आकर बैठकर उसके चेहरे को देखने लगता है। विराट अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, काफी सीरियस लग रहा था। वह मीटिंग हॉल में था, बीच वाली चेयर पर बैठा था। उसके सामने बड़ी सी टेबल थी, उसके लेफ्ट और राइट में बहुत सारी चेयर और उन पर बहुत सारे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए थे अपने सूट बूट में। सामने प्रोजेक्टर पर कुछ स्लाइड चल रही थी और एक इंसान उन स्लाइड्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था। सबका ध्यान प्रोजेक्टर की तरफ था, लेकिन विराट की नज़रें तो प्रोजेक्टर स्क्रीन पर थीं, पर उसका दिमाग कहीं और खोया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा है। काफी गम महसूस हो रहा था। विराट के दिमाग में अब भी सनम का चेहरा बार बार आ रहा था और चाहकर भी वह अपने दिमाग से उस चेहरे को हटा नहीं पा रहा था। अपनी कुर्सी पर आराम से पीठ टिकाए बैठे हुए विराट सनम के बारे में सोच रहा था। उसे लड़की का चेहरा माया से कितना मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? इस दुनिया में एक ही शक्ल के दो इंसान कैसे हो सकते हैं? उसकी माया को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। उस लड़की का चेहरा देखकर विराट को बहुत तकलीफ हुई।
माया की यादें ताज़ा हो गई और उसके जख्म फिर से हरे हो गए। तभी मीटिंग अटेंड कर रहे कुछ लोगों में से एक ने विराट की तरफ देखकर कहा, प्रोजेक्ट इज रियली वेरी नाइस। आई थिंक ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए। विराट इतना खोया हुआ था कि उसे आदमी की बात सुनाई ही नहीं दी। उस आदमी ने विराट का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आर यू देयर? क्या सोच रहे हैं? उस आदमी की आवाज़ सुनकर विराट तुरंत होश में आया। उसने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, जी, आई एम सॉरी। वह प्रोजेक्ट की डिटेल्स आप सबको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। फिर विराट बोला, नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज। विराट खड़ा होता है और अपने केबिन में चला जाता है। वहां पर बैठे हुए कुछ लोग विराट की इस हरकत से थोड़ा कंफ्यूज हो गए। विराट अपने ऑफिस में आकर अपना कोट निकाल कर रखता है और आराम से कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसके फ़ोन पर घर से कॉल आता है। विराट अपना फ़ोन उठाकर बोला, हेलो। तभी उसे घर से अपनी मॉम की आवाज़ सुनाई दी, हेलो विराट, क्या तुम अभी इसी वक्त घर आ सकते हो? सुभद्रा की आवाज़ में थोड़ी बेचैनी सी नजर आ रही थी। ये सुनकर अचानक विराट की आईब्रो सिकुड़ जाती हैं। वो अपनी मॉम से पूछता है, क्या हुआ मॉम? आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। सुभद्रा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अकाया को होश आ गया है विराट। वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। विराट कंफ्यूज हो गया और हैरान भी। आखिर ऐसा क्या कर रहा है अकाया? थोड़ी देर में विराट की गाड़ी बंगले के अंदर आती है। विराट गाड़ी से निकलता है और अंदर जाता है। वह अकाया के कमरे की तरफ बढ़ता है। दरवाजा बंद था और बाहर सुभद्रा और खुशी खड़े हुए थे। दोनों के चेहरों पर काफी ज्यादा टेंशन थी। खुशी की आंखों में तो आंसू भी आ गए थे। विराट के आते ही खुशी भागकर विराट के पास आती है और उसे हग कर लेती है, पापा। विराट कंफ्यूज हो जाता है। सुभद्रा विराट के पास आकर बोली, विराट, अकाया को पता नहीं क्या हो गया है। वो कमरे का दरवाजा ही नहीं खोल रहा। अंदर से टूटने फूटने की आवाज आ रही है। विराट ने हैरान होकर कमरे की तरफ देखा, जिसका दरवाजा बंद था। उसने अपनी मॉम से पूछा, ऐसा क्या हो गया? वह अचानक हरकतें क्यों कर रहा है? सुभद्रा थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, वह जब से होश में आया है, बोल रहा है कि उसे ममा चाहिए। ये सुनकर अचानक विराट हद से ज्यादा चौंक जाता है। वह अपनी मॉम से बोला, यह क्या बोल रही हैं आप? अकाया ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? सुभद्रा ने कहा, शायद पार्टी में वह लड़की। इतना सुनते ही विराट का दिमाग खराब हो जाता है और वह कड़क आवाज में कहता है, कुछ भी बकवास मत कीजिए मॉम। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो माया नहीं है। यह क्या बात हुई? अकाया ऐसी फालतू की जिद कैसे कर सकता है? विराट कमरे के पास जाकर थोड़ा गुस्से में दरवाजा खटखटाता है और कहता है, अकाया, दरवाजा खोलो अभी इसी वक्त, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अचानक विराट का थोड़ा गुस्सा देखकर खुशी घबरा जाती है। सुभद्रा भी थोड़ी परेशान होकर विराट से कहती है, विराट, थोड़ा आराम से, वह अभी छोटा बच्चा है। विराट एक बार फिर से दरवाजा खटखटा कर बोला, मैंने कहा, दरवाजा खोलो अभी, इसी वक्त। अगर तुमने 2 मिनट के अंदर दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा और उसके बाद तुम्हें बहुत बुरी पनिशमेंट मिलेगी। दरवाजा खोलो।
थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलते ही विराट तुरंत उसे पूरा खोलकर कमरे के अंदर जाता है। अकाया बिस्तर के पास खड़ा हुआ था, रो रहा था, आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी। विराट देखता है कि कमरे की हालत बहुत खराब हो गई है। अकाया ने बहुत तोड़फोड़ मचाई है, लेकिन क्यों, किस लिए? विराट एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और थोड़ी कड़क आवाज में अकाया से पूछता है, अकाया, यह क्या हरकत है? यह क्या किया है तुमने? क्या हाल बना दिया है कमरे का? और यह कैसी बकवास जिद लेकर बैठे हो तुम? अकाया ने रोते हुए कहा, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। ये सुनकर विराट अपनी मुट्ठियों को जोर से काश लेता है। वह अकाया से बोलता है, कौन सी मम्मा? तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारी मम्मा इस दुनिया में नहीं है। अकाया, फिर कौन सी मम्मा चाहिए तुम्हें और कहाँ से लाकर दूँ मैं तुम्हारी मम्मा? विराट का गुस्सा देखकर अकाया और भी टेंशन में हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। सुभद्रा विराट के पास आकर बोली, विराट, थोड़ा आराम से, वो बहुत छोटा बच्चा है, डर जाएगा। विराट ने अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मॉम, अकाया इतना छोटा भी नहीं है कि ऐसी फालतू की जिद करे। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं है, फिर ऐसी जिद का क्या मतलब है? अकाया ने रोते हुए कहा, नहीं, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। अकाया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी हरकत से सब लोग हैरान हो जाते हैं। विराट को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसने अकाया के पास आकर कहा, अकाया, मैं बोल रहा हूँ कि बस करो। बस करो, यह आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुम्हें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अकाया भी गुस्सा हो जाता है और वह चिल्लाकर कहता है, नहीं, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। वह इतना जोर से चिल्लाता है कि विराट का दिमाग खराब हो जाता है। विराट भी जोर से चिल्लाकर अपना हाथ उठा देता है। अकाया, विराट जैसे ही अपना हाथ उठाता है, तभी खुशी और सुभद्रा जोर से चिल्ला पड़ते हैं, पापा, विराट। और तभी अचानक दीवार पर टंगी हुई माया की मूर्ति दीवार से गिरकर जमीन पर टकराती है और टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तेज आवाज के बाद एकदम से कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग शॉक होकर खड़े हुए थे। अकाया की आंखों में और भी ज्यादा आंसू थे। विराट गुस्से में था, उसका हाथ हवा में था मानो कि अकाया को थप्पड़ मारने के लिए उठाया था, लेकिन उस तक पहुंच ही नहीं पाया। खुशी की आंखें फट गई थीं, सुभद्रा भी बहुत ज्यादा चौंक गई थी। माया की मूर्ति जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। सबकी सांस अटकी हुई थी। विराट चौंक गया था। उसने पलट कर देखा, जो जमीन पर पड़ी थी, मुस्कुराती हुई माया का चेहरा उसकी मूर्ति पर लगा हुआ कांच टुकड़ों में टूट गया था। विराट का दिल जोर से धड़कता है। खुशी घबरा जाती है, बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अकाया भी डर जाता है। सन्नाटे के बीच विराट अपने कदमों को पीछे लेता है। सांस थोड़ी तेज, धड़कनें भी थोड़ी तेज हो जाती हैं। माया का चेहरा विराट की आंखों के सामने घूमने लगता है। अचानक उसके पूरे बदन को बेचैनी घेर लेती है और विराट फिर वहां से चला जाता है। कुछ देर के सन्नाटे के बाद खुशी और अकाया की रोने की आवाज कमरे में गूंजने लगती है। सुभद्रा हैरान थी, बहुत ज्यादा हैरान। विराट ने ऐसा काम आज तक कभी नहीं किया था। उसने अपने बेटे पर हाथ उठाने की कोशिश की।
विराट ने कभी सपने में भी यह नहीं किया था। विराट अपने कमरे में पहुंचता है, दरवाजा बंद करता है और फिर गुस्से में पागल हो जाता है। दीवार पर अपना हाथ का मुक्का बनाता है और जोर जोर से मारने लगता है। तब तक मारता है जब तक कि उसके हाथ से खून न निकलने लग जाए। वह काफी ज्यादा बौखला गया था। उसकी आंखों में आंसू भी थे, दर्द भी था, दिल तड़प भी रहा था। आज उसने पहली बार वह काम किया जो वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अपने छोटे से बेटे पर हाथ उठाया। उसने माया को कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनी ज्यादा। विराट दीवार से अपना सर लगाकर आंखों को बंद कर लेता है। उसके आंसू टपकने लगते हैं, दिल में दर्द उठ जाता है। माया, आई एम सॉरी। दूसरी तरफ सनम घर का सारा कामकाज कर रही थी, जैसे वह हमेशा करती है। उसकी बॉडी में बहुत दर्द था क्योंकि उसे जानवरों की तरह पीटा गया था। इतनी आसानी से उसके जख्म भरने वाले नहीं थे। बेला अपनी कुछ दोस्तों के साथ घर में ताश खेल रही थी। आज उसकी किटी पार्टी थी, तो उसकी सारी दोस्त वहां पर आई हुई थीं। सबने महंगे से महंगे डिजाइनर कपड़े, जूते, ज्वेलरी सब कुछ पहन रखा था। हाई सोसाइटी की औरतें लग रही थीं। सनम वहां से गुजर रही थी कि तभी बेला ने आवाज लगाते हुए कहा, हे, तुम यहाँ पर आओ, जल्दी। सनम चुपचाप अपना सर झुकाकर उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। बेला ने हाथ में ताश के पत्ते देखते हुए कहा, ये खाली गिलास उठाकर लेकर जाओ और इनमें ड्रिंक डालकर लेकर आओ, जल्दी करो। सनम चुपचाप अपना सर हिला देती है। वह सारे ग्लास प्लेट में उठाती है और जाने लगती है। तभी अचानक वहां पर बैठी हुई एक औरत के पैर से उसका पैर हल्का सा टकरा जाता है और सनम थोड़ी लड़खड़ा जाती है। उसके लड़खड़ाने से प्लेट में रखा हुआ एक गिलास टेढ़ा हो जाता है और उसमें थोड़ी सी जो ड्रिंक बाकी थी, वह उस औरत की महंगी साड़ी पर गिर जाती है। ये देखकर वह औरत एकदम से शॉक होकर चिल्ला पड़ती है, व्हाट द हेल? तुम्हें दिखाई नहीं देता? सब लोग उनकी तरफ देखते हैं। बेला भी हैरान होकर देखती है। वो औरत खड़ी होकर अपनी साड़ी झाड़ते हुए गुस्से में बोली, यू इडियट! 2 कौड़ी की नौकरानी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? देखकर नहीं चल सकती तुम? मेरी कितनी महंगी साड़ी खराब कर दी तुमने। ये वाइन का दाग अब जाएगा भी नहीं। सनम चौंक गई और घबरा भी गई। उस औरत को इतना गुस्सा आता है कि वह सनम के गाल पर खींच के तमाचा मारती है। सनम, जो पहले से ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तमाचा खाकर उसकी आंखें भर आती हैं, पर वह घबराई हुई सी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहती है। बेला तुरंत खड़ी होकर उस औरत से बोली, ओ माय गॉड! तुम्हारी साड़ी पर तो दाग लग गया। तुम काम करो, वॉशरूम में जाकर इसे ठीक करो। इस गूंगी गवार को तो मैं सबक सिखाती हूँ। सनम काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो औरत गुस्से में उसे घूरती हुई वहां से बाथरूम में चली जाती है। बेला सनम के पास आती है और उसके बालों को खींचकर पकड़ लेती है। सनम को बहुत दर्द होता है, आंखों से आंसू टपक जाते हैं, पर वह चुपचाप खड़ी रहती है। बेला सनम के गाल पर खींचकर थप्पड़ मारते हुए बोली, दिखाई नहीं देता तुम्हें? हाँ, दिखाई नहीं देता। यहाँ पर मेहमान बैठे हुए हैं, ठीक से काम नहीं कर सकती। किसी काम की नहीं हो तुम। इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी तुमने। तुम जानती भी हो साड़ी की कीमत क्या है। अरे अगर मैं तुम्हें भी बेच दिया ना,
तो भी उसकी कीमत वसूल नहीं होगी। बेला ने सनम के बाल इतना जोर से पकड़े हुए थे कि सनम को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद बेला ने सनम से कहा, तुमने जो गलती की है उसकी भरपाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम चलो मेरे साथ। ये बोलकर बेला सनम का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई घर के बाहर ले जाती है। बाहर ले जाने के बाद वह सनम के बालों को पकड़कर जोर से धक्का देती है और सनम गार्डन की घास पर गिर जाती है। बेला ने सनम से कहा, आज रात को घर में एक बिजनेस पार्टी है और उसे पार्टी में सर्व होने वाला सारा खाना तुम अपने हाथों से बनाओगी। पार्टी की तैयारी अभी तुम खुद करोगी। अगर मुझे जरा भी शिकायत मिली तो तुम्हारी टांगें आज पक्का टूट जाएंगी। सनम बेचारी बहुत दर्द में थी। एक तो वैसे ही उसकी बॉडी में इतना सारा पेन था, ऊपर से ये लोग भी टॉर्चर करने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ रहे थे। जैसा कि बेला ने कहा, सनम सारा काम करने लग जाती है। वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे। नौकर सारे मिलकर वह काम करने वाले थे, लेकिन बेला ने सबको मना किया और सिर्फ सनम को ये काम करने के लिए बोला। तो कोई आगे नहीं आया, सबको अपनी नौकरी प्यारी थी। बेचारी सनम पहले उन बड़े बड़े बर्तनों को पीछे की तरफ लेकर जाती है, पानी चलाकर सभी बर्तनों को अच्छे से साफ करती है। उसके बाद वापस आकर सब्जियां काटने शुरू कर देती है। तकरीबन कई घंटे तक वह पूरी मेहनत करती है और जैसे तैसे करके खाना तैयार करने लग जाती है। घर के अंदर पूरी डेकोरेशन हो गई थी। रात के टाइम पर वहां पर मेहमान आने भी शुरू हो गए थे। बेला घर में आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी, अपने डायमंड सेट को पहनते हुए। वह अपने आप को आईने में ऐसे निहार रही थी जैसे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को देख रही हो, और उससे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तभी उसका पति पीछे से आते हुए बोला, क्या बात है, आज तो कहर ढा रही हो। पार्टी में सब लोगों की नज़र तुम पर ही जमने वाली है। इस पर बेला ने अपने आप पर प्राउड करते हुए मुस्कुरा कर कहा, वह तो जमेगी ही, आखिर मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। जयप्रकाश बेला के कंधों पर हाथ रखकर बोला, इस उम्र में भी तुम्हारी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। बेला ने पलटकर जयप्रकाश के सीने पर हाथ रखकर उसे थोड़ा सा सहलाते हुए कहा, स्वीट हार्ट, क्या मतलब है तुम्हारा इस उम्र से? देखो, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि मुझे उम्र का ताना मत दिया करो। अभी भी मैं तुमसे कहीं ज्यादा जवान लगती हूँ और खूबसूरत भी। ठीक है, अगर तैयार होकर बाहर निकल जाऊं तो आज भी मजनू मेरी राहों में फूल बेचने को तैयार बैठे हैं। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें चुना अपनी जिंदगी में। ये बोलकर वह फिर से पलट जाती है और अपने बालों को थोड़ा ठीक करने लगती है। जयप्रकाश ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ हाँ, जानता हूँ। तुम इलियाना की माँ नहीं, उसकी बड़ी बहन लगती हो। सब लोग तैयार होकर नीचे आते हैं। इलियाना के सारे फ्रेंड्स आ चुके थे और वह अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी हुई बहुत एंजॉय कर रही थी। उसने गाउन पहन रखा था और वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में बहुत सारे बिजनेसमैन आए हुए थे। बेला भी जयप्रकाश के साथ उन लोगों को अटेंड करने में लगी हुई थी। तभी जयप्रकाश ने बेला के कान में हल्का सा फुसफुसा कर कहा, तुम जाकर देखो कि खाना तैयार हुआ है कि नहीं। बेला ने सहमति में सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं अभी देख कर आती हूँ। उसके बाद वह अपनी महंगी साड़ी को संभालते हुए हाथ में ब्रांड न्यू मोबाइल फोन को लेकर
अपने बालों को थोड़ा ठीक करते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। वो पीछे गार्डन की तरफ आकर देखती है कि गूंगी गवार यानी कि सनम ने खाना तैयार किया है या नहीं। दूसरी तरफ सनम अपने पूरे जी जान से मेहनत करके खाना तैयार करने में लगी हुई थी। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि वह अकेली थी जो सारा काम निपटा रही थी। किसी को उस पर तरस भी नहीं आ रहा था। बड़ी सी करछी लेकर वह बड़े से बर्तन में मारती है, सारा खाना देखती है कि अच्छे से पैक कर तैयार हो गया या नहीं। उसके हाथ पैरों पर कालिख लग गई थी, पसीने पसीने हो गई थी, थक गई थी, मगर फिर भी काम में लगी हुई थी। बाल भी बड़े हुए थे पर काफी बिखरे हुए थे। कपड़े तो वैसे भी उसे कहाँ ढंग के पहनने को मिलते थे, वही फटे पुराने। दूर से बेला सनम को काम करता हुआ देखकर गहरी सांस लेकर बड़बड़ाई, पता नहीं अभी तक खाना तैयार किया भी है या नहीं। उसके बाद वह अपने कदमों को सनम की तरफ बढ़ा लेती है। सनम के पास पहुंचकर बेला ने कहा, अरे तू गूंगी गवार, खाना तैयार हुआ या नहीं? अंदर मेहमान वेट कर रहे हैं, उनको भूख लगी है। सनम तुरंत इशारा करके बताती है कि खाना लगभग तैयार हो गया है, बस थोड़ा बहुत बचा है। बेला इरिटेट होकर अपना माथा रगड़ने लगती है और फिर सनम से कहती है, मैंने तुझसे कहा था ना कि टाइम पर खाना तैयार हो जाना चाहिए। खाना लगने का वक्त हो गया है और तू कह रही है कि थोड़ा बहुत बचा है। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? बेइज्जती करवाने का इरादा है क्या? सनम तुरंत ना में सर हिला देती है। अब बेचारी अकेली लड़की को इतने लोगों का खाना बनाना पड़ रहा है। कैसे वह इतना जल्दी जल्दी बना सकती थी? फिर भी वह अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही थी। बेला ने सनम से कहा, मैं तुम्हें 10 मिनट और दे रही हूँ। 10 मिनट के अंदर अंदर फटाफट खाना तैयार करवाओ। मैं कुछ वेटर्स को भेज रही हूँ, उसके बाद वह खाना यहाँ से लेकर पार्टी में लगाएंगे। ठीक है। सनम अपना सर हिला देती है और बेला अनोइंग सा फेस बनाकर बेला वहाँ से चली जाती है। सनम फिर से अपने काम में लग जाती है। तभी अचानक आग का जलता हुआ कोयला उसके हाथ पर गिरता है जब वो चूल्हे में लकड़ियां डाल रही थी। अचानक सनम अपना हाथ झटकने लगती है। वो अपने हाथ को देखती है, जो जल रहा था और लाल हो गया था। उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं, पर वह फूंक मारकर अपनी जलन को थोड़ा कम करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ विराट डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। खुशी बैठी हुई थी, सुभद्रा भी बैठी हुई थी। काफी टेंशन का माहौल था। सुभद्रा ने विराट से कहा, अकाया ने अभी तक खाना नहीं खाया है और न ही वह बाहर आ रहा है। सुबह से बस रो रहा है। विराट कुछ देर खामोशी से बैठा रहा और फिर प्लेट में थोड़ा खाना डालकर खड़ा हो गया। वो अपनी माँ से कहता है, मैं उसे खाना खिलाकर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सुभद्रा और खुशी चुपचाप उसे जाता हुआ देखती हैं। फिर खुशी सुभद्रा से बोली, दादी, क्या पापा मानेंगे? ये तो मैं भी जानती हूँ कि अकाया गलत जिद कर रहा है। वह आंटी मेरी मम्मा जैसी दिखती हैं, मगर वह नहीं है। सुभद्रा ने एक गहरी सांस लेकर खुशी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जानती हूँ, पर पता नहीं अब क्या होने वाला है। अकाया बहुत छोटा है ये सब कुछ समझने के लिए। विराट अकाया के कमरे के बाहर पहुंचता है। वह दरवाजा खटखटाता है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता।
वह जानता था कि ऐसा ही होगा। वह गहरी सांस लेता है और फिर से खटखटाकर कहता है, अकाया, दरवाजा खोलो। मगर जब वह हल्का सा दरवाजे को पुश करता है, तो देखता है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। दरवाजे को थोड़ा सा और खोलकर विराट कमरे के अंदर जाता है और चारों तरफ नजर दौड़ाता है। कमरे में बिल्कुल शांति और सन्नाटा था। कमरा साफ हो चुका था। सुबह जो बवाल अकाया ने कमरे में मचाया था, अब वह सब ठीक कर दिया गया था। विराट की नज़र बिस्तर के दूसरी तरफ पड़ती है। एक छोटा सा सर उसे दिखाई देता है। विराट धीरे धीरे अपने कदम अकाया की तरफ बढ़ा लेता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि अकाया अपने घुटनों को हग करके अपना सिर उनमें छुपाकर बिस्तर के पास दुबक कर बैठा हुआ है। शायद परेशान है, रो रहा है। उसे ऐसे बैठा हुआ देखकर विराट को बुरा लगता है। सुबह उसने जो हरकत की थी, उसे याद करके उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अपने बेटे और बेटी से उसने हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार किया है। माया के चले जाने के बाद तो वह खुद ही खो गया है, उन्हें क्या संभाले। विराट अकाया के पास नीचे बैठ जाता है और अकाया से कहता है, तुम डिनर करने के लिए क्यों नहीं आए? अकाया अपना सिर उठाकर विराट की तरफ देखता है। उसकी छोटी छोटी आंखें रो रो कर सूज गई थीं, आंसुओं से भरी हुई थीं, जिन्हें देखकर विराट को बहुत तकलीफ होती है। मगर अकाया फिर से उसे इग्नोर करके अपना चेहरा वापस अपनी टांगों में छुपा लेता है। अपने बेटे को खुद को ऐसे इग्नोर करता हुआ देखकर विराट ने कहा, अकाया बेटा, खाना खा लो। बहुत भूख लगी होगी तुम्हें। अकाया ने कहा, मुझे नहीं खाना। विराट ने अकाया को समझाते हुए कहा, देखो अकाया, छोटी सी उम्र में ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें कमजोरी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं। खाना खा लो, पापा की बात मानते हो ना? अकाया ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, आप गंदे पापा हो। मुझे मेरी मम्मा चाहिए। अकाया की बात सुनकर विराट थोड़ा इरिटेट हो जाता है, मगर फिर भी वह शांत रहने की कोशिश करता है। वह अकाया से बोलता है, अकाया, देखो बेटा, मेरी बात सुनो। जिसे तुम अपनी मम्मा समझ रहे हो, वह तुम्हारी मम्मा नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी मम्मा भगवान के पास चली गई है, वो औरत तुम्हारी मम्मा नहीं है। अब फालतू की जिद करना बंद करो और चुपचाप खाना खा लो। अकाया ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, वो मेरी मम्मा ही है। मैं भगवान से रोज प्रेयर करता था कि मेरी मम्मा को वापस भेज दे। उन्होंने मेरी मम्मा को वापस भेज दिया है, वह मेरी मम्मा ही है और मुझे वह चाहिए। मैं उनके हाथों से ही खाना खाऊंगा, वरना मुझे नहीं खाना। चले जाए आप यहाँ से। अब अकाया की यह फालतू जिद विराट को परेशान करने लगी थी, उसका दिमाग खराब करने लगी थी। विराट ने थोड़ी सी आवाज में कड़कपन लाते हुए कहा, अकाया, ऐसा नहीं होता है। जो एक बार इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, वो वापस नहीं आता है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अकाया ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं समझना। मुझे बस मेरी मम्मा चाहिए। मैं उनके बिना खाना नहीं खाऊंगा। मेरे सब दोस्तों के पास उनकी मम्मा है, मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे वह चाहिए, मुझे लाकर दीजिए मेरी मम्मा। अब विराट को गुस्सा आने लगा था क्योंकि अकाया उसकी बात मान ही नहीं रहा था।
विराट ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम खाना खा रहे हो या नहीं? वो तुम्हारी मम्मा नहीं है और उन्हें यहाँ पर नहीं लाया जा सकता। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? जिद लेकर क्यों बैठ गए हो? तुम कोई खिलौना नहीं मांग रहे हो जो मैं तुम्हें लाकर दे दूं। तुम अपनी मम्मा मांग रहे हो जो इस दुनिया में ही नहीं है। अकाया और भी फूट फूट कर रोने लगता है। अब विराट का दिमाग खराब होने लगा था। उसने प्लेट को नीचे रखते हुए कहा, चुपचाप खाना खा लो। अकाया को गुस्सा आ जाता है। वह खाने की प्लेट को जोर से हाथ मारता है, जिससे वह प्लेट पलट जाती है और सारा खाना फर्श पर फैल जाता है। विराट हैरान हो जाता है। अकाया ने चिल्लाकर खड़े होकर कहा, मैंने कहा ना, जब तक मेरी मम्मा नहीं आ जाती मैं खाना नहीं खाऊंगा। जाए आप यहाँ से, आप बहुत गंदे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। विराट अपनी मुट्ठी को जोर से कस लेता है, मगर वह इस बार अपने छोटे से बच्चे पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। विराट ने खड़ा होकर कहा, ठीक है, तो रहो जिद में। जब भूख लगेगी तो अपने आप खा लोगे। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी मम्मा इस दुनिया में नहीं है, तो वह यहाँ नहीं आ सकती। चाहे कोई भी जिद करो, चाहे कुछ भी करो, मगर मैं उस लड़की को इस घर में नहीं लेकर आऊंगा जिसे तुम अपनी मम्मा समझते हो, क्योंकि वह तुम्हारी मम्मा नहीं है। विराट इरिटेट होकर कमरे से चला गया। वो कमरे से बाहर निकला तो खुशी और सुभद्रा भी दौड़ते हुए वहां आ गए। सुभद्रा ने कहा, क्या हुआ? मैंने कुछ आवाज सुनी, क्या बात है? उसने खाना खाया क्या? विराट ने थोड़ी अनोइंग आवाज में कहा, उसका दिमाग खराब हो गया है, मॉम बोल रहा है कि उसकी मम्मा चाहिए उसे। वो उस लड़की को इस घर में लाने को कह रहा है। सुभद्रा ने विराट से कहा, तो फिर तुम उसकी बात को मान क्यों नहीं लेते? विराट अपनी मॉम की यह बात सुनकर हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब है मॉम आपका? आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं किसी भी लड़की को माया बनाकर इस घर में ले आऊं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वह इस दुनिया में नहीं है। और वह लड़की, उसकी तो सिर्फ शक्ल माया से मिलती है। वह मेरी माया नहीं है। अकाया नाजायज जिद कर रहा है। कैसे मान जाऊं उसकी बात में? उसके बाद विराट ने एक गहरी सांस लेकर कहा, रहने दीजिए। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तो अपनी जिद छोड़ देगा। कोई जरूरत नहीं है उसके आगे पीछे घूमकर उसे मनाने की। ये बोलकर विराट अपने कमरे में चला जाता है। खुशी ने अपनी दादी माँ की तरफ देखकर कहा, दादी, अब क्या करें? ना अकाया मानने को तैयार है और ना ही पापा। सुभद्रा ने गहरी सांस लेकर कहा, सच कहूं तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अकाया ये जिद कैसे लेकर बैठ गया है। विराट का गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, पर अकाया की जिद भी। उसके बाद सुभद्रा ने दीवार पर टंगी हुई माया की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, अब तो माया ही कुछ कर सकती है। रात के वक्त क्लब में बड़ी जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था। चारों तरफ रंगीन लाइट फैली हुई थी और शहर के यंगस्टर्स यहाँ पर मस्त शराब के नशे में झूमकर पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वहीं एक प्राइवेट कमरे में बैठा हुआ विराट अपने दर्द से उभरने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें दर्द में डूबी हुई थीं, उसका दिल दर्द में तड़प रहा था। उसके सामने शराब की बोतल खाली होती जा रही थी, लेकिन उसका दिमाग ठिकाने पर आ ही नहीं रहा था।
वह पूरी तरह से पागल हो गया था। पूरी तरह नशे में धुत होकर, शराब की बोतल पर बोतल खाली करके, विराट सोफे पर ही गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी क्योंकि उसकी पलकें भारी होने लगी थीं। जब उसने अपनी आंखें बंद की, तो उसने अपने चेहरे पर किसी के नर्म मुलायम हाथ को महसूस किया, जैसे कोई प्यार से उसके चेहरे को सहला रहा हो। अचानक विराट की धड़कनें तेज हो गई। उसने उस हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया, एक नर्म और मुलायम हाथ। विराट धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है। वो खूबसूरत चेहरा, जिसे देखने के लिए न जाने कितने वक्त से तड़प रहा था। उसकी माया, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वही लंबे काले बाल, गहरी खूबसूरत मोटी मोटी आंखें, गुलाबी होठ और मोतियों की तरह चमकते दांत, जिनमें उनका मुस्कुराना हद से ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लग रहा था। विराट माया को पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में कसकर दबोच लेता है। विराट बहुत मदहोशी भरी आवाज में बड़ी मुश्किल से आंखों को खुला रखते हुए बोला, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। प्लीज मुझसे दूर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। आई लव यू सो मच। ये बोलकर विराट ने उस खूबसूरत लड़की के होठों पर अपने होठ रख दिए और बहुत पैशनेट तरीके से उसे किस करने लगा। वो अपने होठों पर किसी के किस को महसूस कर रहा था, जो डीप, एग्रेसिव और पैशनेट होता जा रहा था। तभी अचानक विराट को मदहोशी भरी हालत में कुछ एहसास हुआ। ये कौन है? आखिर ये लड़की कौन है? यह माया नहीं है। इसकी खुशबू माया जैसी नहीं है, इसका एहसास माया जैसा नहीं है। आखिर ये लड़की कौन है? विराट तुरंत होश में आया। उसने लड़की के कंधे पकड़कर उसे अपने आप से दूर किया। उसकी पलकों को कुछ देर झपकाया और चेहरे को साफ तरीके से देखने की कोशिश की। कुछ सेकंड पहले जहां उसे माया का खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा था, अब उसे लड़की का असली चेहरा नजर आया। शायद वह यहाँ की कोई क्लब डांसर थी, या शायद कोई कॉल गर्ल, जो यहाँ विराट के पास अपनी खूबसूरती का जादू चलाने और अपनी किस्मत आजमाने आई थी। अचानक अपने ऊपर इस अनजान सी लड़की को देखकर विराट की आंखें सिकुड़ गईं और अगले ही पल उसने उस लड़की को जोर से धकेल दिया, जिससे वह बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ी। विराट गुस्से में बड़ी मुश्किल से थोड़ा सीधा होकर सोफे पर खुद को एडजस्ट करते हुए बोला, What the hell are you doing? जाओ यहाँ से। वो लड़की थोड़ा नर्वस हो जाती है। वो इस करोड़पति बिजनेसमैन पर अपने हुस्न का जादू चलाना चाहती थी ताकि खुद की जेब गर्म कर सके, कुछ पैसे निकलवा सके इससे। मगर उसकी हालत देखकर लग रहा था कि यह तो नशे में भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। बेचारी मायूस होकर वहां से चली जाती है। विराट अपना माथा रगड़ने लगता है, फिर से सोफे के कोने पर अपना सिर रख लेता है और गहरी सांस लेता है। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत माया की थी। दूसरी तरफ सनम ने पार्टी के सारे खाने का अरेंजमेंट कर दिया था। उसके लिए यह बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने कर दिया। धीरे धीरे पार्टी खत्म होती है, सब लोग चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद बेला सनम के पास आकर बोली, ए गूंगी गवार, पार्टी खत्म हो चुकी है। सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं। अब ये जो जितने भी झूठे बर्तन हैं, सबको धो डालो और जल्दी करो। सनम चुपचाप अपना सर हिलाती है और अपने काम में लग जाती है।
कुछ नौकर उसकी मदद करने लगते हैं क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे, जिनमें खाना बनाया था वो भी और जिसमें खाना खाया गया था वो भी। तो कम से कम 7-8 लोग साथ में लगे, तब कहीं जाकर घंटे भर में बर्तन साफ हुए। जैसे ही सारे नौकर सनम की मदद करने लगते हैं, वैसे ही बेला उन नौकरों से कहती है, तुम लोगों को बड़ा तरस आ रहा है इसके ऊपर। क्या मैंने तुम लोगों से कहा था कि इसकी मदद करो? सारे नौकर चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। बेला ने कड़क आवाज में कहा, तुम सब लोग अब जाओ यहाँ से। तुम लोगों का काम खत्म हुआ, बाकी का काम ये लड़की संभाल लेगी। जाओ यहाँ से। सारे नौकर कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर बेला की बात मानकर चले जाते हैं। बेला सनम की तरफ देखकर कड़क आवाज में बोली, खबरदार अगर किसी की मदद ली, खुद करो सारा काम अकेले, समझी? सनम बेचारी हाँ मैं अपना सर हिला देती है और अपने काम में लग जाती है। घंटे बीत जाते हैं। सनम बाहर गार्डन में पाइप ऑन करके बर्तन धो रही थी। बर्तन इतने ज्यादा थे कि इन्हें धोते हुए उसे सुबह होने वाली थी। वह थक गई थी, ऊपर से उसने खाने का निवाला तक नहीं खाया था। वह बहुत भूखी थी, बार बार आंखें बंद हो रही थी, पेट दर्द कर रहा था, शरीर भी दर्द कर रहा था। हद से ज्यादा थक चुकी थी, पर अपने काम में लगी हुई थी। तभी वहां कल्याणी आंटी आती हैं और सनम के सर पर हाथ फेरती हैं। सनम तुरंत पलटकर देखती है, तो कल्याणी आंटी को देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आ जाती है। कल्याणी आंटी को वहां देखकर सनम थोड़ी हैरान थी। वह तुरंत खड़ी हो गई। कल्याणी आंटी ने कहा, क्या हुआ? चलो, मैं तुम्हारी फटाफट मदद करवा देती हूँ। सनम ने ना, मैं अपना सर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ा डर था और वह बार बार अंदर देख रही थी कि कहीं कोई देख ना ले, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो कल्याणी आंटी को सजा मिल सकती है, जो सनम नहीं चाहती थी। सनम की घबराहट को महसूस करते हुए कल्याणी आंटी ने कहा, चिंता मत करो, सब खर्राटे लेकर सो रहे हैं, कोई नहीं देखेगा हमें। चलो, फटाफट तुम्हारा काम खत्म करवा देती हूँ। उसके बाद दोनों बैठकर काम करने लगती हैं। अगली सुबह विराट ऑफिस पहुंचता है। वह घर गया ही नहीं, सीधा क्लब के कमरे से ऑफिस आ गया। ऑफिस आने के बाद वह अपने काम में बिजी हो गया, मीटिंग्स पर मीटिंग अटेंड करने लगा, फाइलों में घुस गया, लैपटॉप में डूब गया। खुद को 1 मिनट के लिए भी उसने फ्री नहीं किया। उसे फ्री रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी वह फ्री रहता, उसका दिमाग माया की यादों में डूब जाता था, जो उसे सिर्फ तकलीफें देती थीं। विराट एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, इसलिए उसने अपने फ़ोन को साइलेंट रखा हुआ था। मीटिंग अटेंड करने के बाद जब वह अपने केबिन में वापस आया और उसने मोबाइल फ़ोन को देखा, तो एकदम से उसके कदम रुक गए और आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। घर से बहुत सारी कॉल्स आई हुई थीं। उसने तुरंत घर पर कॉल बैक किया। वो एकदम से परेशान हो गया था, अजीब सी घबराहट होने लगी थी। थोड़ी देर में घर का एक नौकर फोन उठाता है। हेलो, सामने से विराट बहुत डेस्परेट आवाज में बोला, हेलो, घर घर सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अपने मालिक की आवाज पहचानते ही नौकर ने तुरंत कहा, सर, आपको कितने सारे कॉल किए, लेकिन आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। दरअसल अकाया बाबा। अकाया का नाम सुनते ही अचानक विराट के रोंगटे खड़े हो गए।
वह बहुत डेस्परेशन में बोला, अकाया, क्या हुआ है उसे? वह ठीक तो है। सामने से नौकर ने जवाब दिया, अकाया बाबा बेहोश हो गए हैं, तो बड़ी मैडम उन्हें अस्पताल लेकर गई हैं। खुशी बेबी भी साथ में ही गई है। ये सुनकर विराट के कदम एकदम से लड़खड़ा गए। उसकी आंखें फटी रह गई, धड़कनें तेज हो गई। क्या मतलब अकाया को अस्पताल लेकर गए हैं? क्या हो गया उससे? बेहोश कैसे हो गया? विराट ने होश में आते ही नौकर से तुरंत पूछा, कौन सा हॉस्पिटल? जल्दी ही शहर के एक सिटी हॉस्पिटल में विराट की गाड़ी बाहर आकर रुकती है। फटाफट गाड़ी से निकलकर वह अंदर भागता है। उसके चेहरे पर बहुत चिंता और घबराहट भरे हुए एक्सप्रेशंस थे। बीच में आने वाले किसी भी इंसान पर वह गौर नहीं कर रहा था, बस सबको इधर उधर धकेल कर आगे ही भाग रहा था। जल्दी ही एक वार्ड का दरवाजा खोलकर वह अंदर एंट्री करता है। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वह देखता है कि अकाया बिस्तर पर सो रहा है। डॉक्टर बगल में खड़े हैं और सुभद्रा खुशी के साथ डॉक्टर के पास खड़ी हुई है। खुशी की आंखों में आंसू थे। विराट को देखकर वह भागकर विराट के पास आती है और उसे हग करके कहती है, पापा, देखो ना, अकाया को क्या हो गया है। विराट की नजरें अकाया पर थीं। उसका दिल बेचैनियों से भर गया। कभी ऐसे ही अस्पताल के बिस्तर पर उसने अपनी माया को खो दिया था। क्या वह अकाया को भी खो देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ तो खो चुका है जिंदगी में, अब वह अपने बच्चों को नहीं खो सकता। माया की आखिरी निशानी है ये बच्चे उसके पास। खुशी को संभालते हुए विराट डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? उसे क्या हुआ है? वह अचानक बेहोश कैसे हो गया? और अब उसकी तबीयत कैसी है? विराट की आंखों में बड़ा डर और चिंता नजर आ रही थी। डॉक्टर ने कहा, कुछ ना खाने पीने की वजह से और स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से शायद उसे चक्कर आ गए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी सो रहा है। जैसे ही जागे, प्लीज उसे कुछ खिला दीजिएगा। फिलहाल वह ठीक है, लेकिन इतने छोटे से बच्चे का इतनी देर तक भूखा रहना ठीक नहीं होता। आगे आप खुद समझदार हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज। डॉक्टर यह बोलकर वहां से चला गया। विराट बहुत हैरानी से अकाया की तरफ देख रहा था। क्या वाकई में उसने रात से कुछ भी नहीं खाया था? सुभद्रा विराट के पास आकर बोली, हमने बहुत कोशिश की उसे खिलाने की, मगर इसने नहीं खाया। पानी की एक बूंद तक नहीं पी। जिद करके बैठा है कि अपनी मम्मा के हाथ से ही खाएगा, वरना नहीं खाएगा। विराट अब भी हैरानी और दर्द में खड़ा हुआ अपने बेटे को देख रहा था। कैसे जिद पकड़ के बैठ गया है उसका बेटा। कहाँ से लाए उसकी मम्मा, जो इस दुनिया में ही नहीं है। कैसे किसी और लड़की को माया बनाकर वह उसे घर में लेकर आ सकता है? कैसे माया की जगह किसी और लड़की को दे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अकाया का क्या होगा? अगर उसे कुछ हो गया तो? विराट दुविधा में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। खुशी विराट की तरफ देखते हुए बोली, पापा, मैं जानती हूँ कि वो लड़की हमारी मम्मा नहीं है। वह सिर्फ हमारी मम्मा जैसी दिखती है, मगर अकाया उसे मम्मा समझ रहा है। अगर वह नहीं आई, तो वह कुछ भी नहीं खाएगा। और अगर वह भी मम्मा की तरह मर गया, तो? ये बोलते ही खुशी की आंखों से आंसू टपकने लगे। विराट के सीने में दर्द सा होने लगा।
उसने खुशी को पास लाकर हग करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा अकाया को, सब ठीक हो जाएगा। खुशी अपने पापा से लिपट कर रोने लगती है। खुशी 7-8 साल की थी, तो इतनी छोटी भी नहीं थी। समझदार थी, चीजों को समझती थी। मगर अकाया बहुत छोटा था, चीजों को समझने के लिए वो बहुत ही ज्यादा छोटा था। विराट अपने कमरे में बैठा हुआ था, सर को हाथों में पकड़कर बैठा था। उसके सीने में अजीब सी बेचैनी थी। सर उठाकर वह माया की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोला, मैं क्या करूं? तुम ही बताओ क्या करूं मैं माया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इतनी जल्दी क्यों थी तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की? तुम्हें पता है मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है दोनों बच्चों को संभालना तुम्हारे बिना। हमने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम हमारे बच्चों को मिलकर पालेंगे, मिलकर संभालेंगे। सारी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़कर तुम मुझे कैसे छोड़कर जा सकती हो? माया की तस्वीर चुपचाप जैसे विराट को बस देख रही थी। माया के होठों पर मुस्कुराहट थी। माया का मुस्कुराता हुआ चेहरा विराट के लिए उसकी पूरी दुनिया था। अब तो जैसे उसकी जिंदगी उथल-पुथल हो गई है। माया के चले जाने के बाद सब कुछ तहस-नहस हो गया। विराट अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कुछ सेकंड चुपचाप बैठे रहने के बाद फाइनली वह एक गहरी सांस लेता है और अपना मोबाइल फोन निकालता है। वो एक कॉल करता है और थोड़ी ठंडी आवाज में कहता है, उस क्लब में जो लड़की थी, उसका पता लगाओ। क्या विराट सनम को अपने घर में लाएगा? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।